हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है क्लीवेज। पहले तो हम क्लीवेज के इनिशियल इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि क्लीवेज होता है, उसके पहले की प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले तो ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पर स्पर्म एंट्री करेंगे और यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहीं से क्लीवेज शुरू हो जाता है। यहीं पर क्लीवेज शुरू हो जाएगा और ब्लास्टुला फॉर्मेशन होगा। उसके बाद ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस होगी, फिर गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होगी। तो हुआ क्या, एग और स्पर्म के न्यूक्लियस ने दोनों ने क्या किया, फर्टिलाइजेशन के दौरान फ्यूज़ किया। फ्यूज़ होने के बाद इनमें एम्फीमेक्सिस हुआ। एम्फीमेक्सिस के बाद माइटोसिस की प्रोसेस हुई। माइटोसिस की प्रोसेस होने के बाद डे 1 में के बाद डे 2 में 2 सेल स्टेज बनी। 2 सेल स्टेज के बाद 4 स्टेज सेल बनी। ये विदलन हो रहा है। तो ये विदलन के हम टाइप्स पढ़ेंगे, विदलन के प्रकार के बारे में पढ़ना है कि ये होता कैसे है, क्या क्या पैटर्न इसके रहते हैं वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पर 8 सेल अवस्था बनी, 8 कोशिकीय अवस्था फिर बनेगी 16 कोशिकीय अवस्था, जिसको मोरुला बोलते हैं। उसके बाद ब्लास्टुला बनेगा और ब्लास्टुला बनेगा उसके बाद इसकी जो कैविटी बनेगी वो ब्लास्टोसेल कही जाएगी। और ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं बनी इनको ब्लास्टोमियर कहते हैं। ब्लास्टोमियर भी दो लेयर में डिवाइड हो जाएगी, इनर सेल मास और आउटर सेल मास। ये तो होगी पोषण देने के लिए और इससे हम ऑर्गेन आगे फॉर्मेशन करेंगे गैस्ट्रुलेशन में, वो हम आगे देखेंगे। अभी आपको इतना पैटर्न क्लियर हो गया। इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्लीवेज जो होता है सभी को पता है कि शुरू होने के लिए क्या होगा, यहाँ पर ये जाइगोट फॉर्मेशन होगा, फिर उसमें डिवीजन होंगे। और इसी प्रोसेस को सबसे पहले देखा था स्वार्मडम ने। क्लीवेज को सबसे पहले किसने देखा था? स्वार्मडम ने देखा था 1738 में, मेढक के अंडे में या फ्रॉग के एग में देखा था। उसके बाद स्पेलेंजर ने इसको स्टडी किया था। फर्स्ट 2 क्लीवेज को स्टडी किसने किया था? स्पेलेंजर ने। वो टोड के एग में देखा था 1780 में। तो 2 वैज्ञानिक के नाम से रिलेट कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम लक्षण देखें तो होता क्या है कि ये जो क्लीवेज और कंप्लीट होता है, ये जो क्लीवेज उसको एनर्जी कौन देगा, इसको विदलन करने के लिए एनर्जी कौन देगा? एक से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा, एनर्जी प्रोवाइड होगी। और ये ब्लास्टोमियर जो कोशिकाएं बनती हैं उसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। ये जो कोशिकाएं बन रही हैं वो क्या बनेंगी? ब्लास्टोमियर कही जाएंगी। और फिर हम देखें कि इनके साइज में कोई चेंज नहीं आता। ये कैसी रहती है? इनकी साइज में छोटी छोटी कोशिकाएं तो बनती रहती है, लेकिन ये पूरा जो है ये क्या है, कंप्लीटली जो ब्लास्टोमियर बना या ब्लास्टुला बना, इसकी साइज में कोई, या एम्ब्रियो के आकार में कोई वृद्धि नहीं होगी, एम्ब्रियो की साइज उतनी ही रहेगी। उसके बाद इसके जो साइटोप्लाज्म है, इनिशियल स्टेज में तो इसका कोशिका द्रव्य ज़्यादा हो रहेगा और न्यूक्लियस कम रहेगा, लेकिन जब क्लीवेज कंप्लीट होता जाता है धीरे धीरे, तब साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी भी और केंद्रक की क्वांटिटी जो है वो दोनों इक्वल रह जाती है। तो शुरू में तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म ज़्यादा मात्रा में रहेगा और न्यूक्लियस जो सब्सटेंस है वो कम मात्रा में रहेंगे। लेकिन जब कंप्लीट होता है विदलन धीरे धीरे, तब कंप्लीट होने की स्टेज में जाइगोट के या एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों का जो क्वांटिटी है वो या वॉल्यूम है वो इक्वल होना शुरू हो जाएगा। अब हम पैटर्न्स के बारे में देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर सारे डेज मैंने बता रखे हैं कि डे 1 को यहाँ पर जाइगोट बना, डे 2 को इसकी 2 सेल अवस्था बनी, डे 3 को 8 कोशिकीय अवस्था बनी, फिर डे 4 को यहाँ पर ये ब्लास्टुला बन गया और डे 5 को ब्लास्टोमियर बने विच आर एबल टू फॉर्म न्यू सेल्स, नई कोशिकाएं बनेंगी। फिर ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, ये फॉर्म प्लासेंटा फॉर ये प्लासेंटा के लिए ट्रोफोब्लास्ट क्या होगी, प्लासेंटा बनाएगी। और एम्ब्रियोब्लास्ट क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे। 2 प्रकार की, जो इसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट बोलेंगे और इसको ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे। तो इससे तो ये पोषण देने के लिए, यानी इससे क्या बनेगा, इससे प्लासेंटा फॉर्मेशन होगा। और इनर सेल मास से क्या बनेगा, या जिसको एम्ब्रियोब्लास्ट बोला, उससे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। अब हम पैटर्न्स देखते हैं विदलन के तल। तो विदलन के तल जो या प्लेन्स हैं, सबसे पहले हम इसको नियम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन कौन से नियम दिए गए। लो ऑफ क्लीवेज, प्लेन्स ऑफ क्लीवेज और लॉ ऑफ क्लीवेज। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ क्लीवेज। ये 2 हमने प्लेन्स देखे।
सबसे पहले है सेक का नियम। वे कि वैज्ञानिक हैं सेक का नियम कि विदलन होता किस पैटर्न में है, उसके लिए उन्होंने 1977 में क्या कहा कि फर्स्ट जो होगा, ईच प्लेन ऑफ डिवीजन टेंड्स टू बाइसेक्ट प्रीवियस प्लेन एट राइट एंगल, यानी कि पहला विदलन होगा जो भी फर्स्ट क्लीवेज है उसके 90 डिग्री के एंगल पर सेकेंड विदलन होगा। यानी कि कोशिकाएं क्या हो रही हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो रही हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्लीवेज है वो फर्स्ट क्लीवेज के 90 डिग्री एंगल पर क्या बनेगा? सेकेंड क्लीवेज बनेगा। ये किसने बोला? सेक ने बोला। सेक का नियम क्या कहता है? 90 डिग्री के एंगल पर सेकेंड क्लीवेज होता है। यानी फर्स्ट के 90 डिग्री एंगल पर कौन सा क्लीवेज होगा? सेकेंड क्लीवेज होगा। ये कौन कह रहा है? सेक कह रहे हैं, समकोण पर। दूसरा नियम हार्टविक ने दिया। हार्टविक क्या कह रहे हैं? 1881 में कहा इन्होंने क्या किया? डिवीजन टेंड्स टू कट द प्रोटोप्लाज्मिक मास एट राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस। यानी क्या कह रहा है? 90 डिग्री का तो यहाँ पर पैटर्न चल रहा है, यानी लॉन्गेस्ट एक्सिस कौन सा होगा? 90 डिग्री होगा। लेकिन सबसे लंबे अक्ष पर, यानी कोशिका द्रव्य में सबसे लॉन्ग एक्सिस पर, यानी कि अगर साइटोप्लाज्म यहाँ पर है तो इसका सबसे लॉन्ग एक्सिस जो होगा वहां पर डिवीजन होगा। यानी डिवीजन टेंड्स टू कट द प्रोटोप्लाज्मिक मास एट राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस, यानी सबसे लंबा जो एक्सिस है वहां पर ही क्लीवेज होगा 90 डिग्री एंगल पर। तो ये प्रोटोप्लाज्म है, ये जो एनिमल पोल और ये वेजिटल पोल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कोशिका द्रव्य बिखरा पड़ा है। तो इसके 90 सबसे लंबा एक्सिस कौन सा हो गया? ये वाला। इसके कंपैरिजन में लॉन्ग एक्सिस कौन सा हो गया? ये वाला। तो इसके 90 डिग्री एंगल पर क्लीवेज होना शुरू हो जाएगा। लॉन्ग एक्सिस के 90 डिग्री, यानी कि डिवीजन ऐसा होगा किसके एक्सिस पर? इस वाले एक्सिस पर। लॉन्गेस्ट एक्सिस के 90 डिग्री एंगल पर क्लीवेज होना शुरू हो जाएगा। तो केंद्र को हम केंद्र में काट कर, यानी कि इस तरह से डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। और अगर यहाँ योग की मात्रा है ज़्यादा है तो इसको ये काट नहीं पाएगा, आधा ही कट होगा। यानी कि ज़्यादा पूरी तरह से ये सेक्शन कटिंग नहीं हो पाएगी या दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो ये कौन कह रहा है? हार्टविक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डिवीजन टेंड्स टू कट द प्रोटोप्लाज्मिक मास एट द राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस, यानी कि विभाजन कहाँ पर हो रहा है? प्रोटोप्लाज्मिक मास के राइट एंगल पर, जहाँ पर यानी 90 डिग्री पर ही होगा, लेकिन लंबे सबसे लॉन्ग या लंबे अक्ष के 90 डिग्री एंगल पर क्लीवेज होना शुरू होगा। ये कौन कह रहा है? हार्टविक कह रहे हैं। फिर आ रहा है प्लूजर्स का नियम। प्लूजर्स का नियम क्या कहते हैं? यौक की ओर मूव नहीं होगा जहां पीतक हो वहां क्लीवेज नहीं होगा। ये क्या कह रहे हैं? कोशिका द्रव्य में जहां पीतक हो वहां क्या नहीं होगा? क्लीवेज नहीं होगा। ये एक जाइगोट है, यानी एम्ब्रियो है क्लीवेज के लिए, और ये है एनिमल पोल, ये है वेजिटल पोल। तो यहाँ पर पीतक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। वेजिटल पोल पर ये पूरा क्या भरा पड़ा है? ये यौक भरा पड़ा है। तो यौक भरा पड़ा है तो यहाँ पर क्या नहीं होगा? यहाँ पर क्लीवेज नहीं होगा। यहाँ पर क्लीवेज नहीं होगा, यानी ये जो क्लीवेज हुआ वो क्या कहाँ पर होगा? केवल एनिमल पोल पर ही होगा। यौक पर ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। यानी माइटोटिक स्पिंडल एलोंगेट्स टू द डायरेक्ट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, यानी जहां कम से कम प्रतिरोध हो वहां पर ही क्लीवेज होगा। यहाँ पर प्रतिरोध आ जाएगा क्योंकि यहाँ क्या प्रेजेंट है? योग प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्लीवेज नहीं होगा, सिर्फ इतने यहाँ पर इसी पोर्शन में क्लीवेज होगा। इसको क्या हम सारे पैटर्न्स को देखेंगे कि जो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं उनको होलोब्लास्टिक कह रहे हैं, जो हाफ डिवाइड हो रहे हैं उन्हें मिरोब्लास्टिक कह रहे हैं, वो भी हम देखेंगे अभी आगे। अभी हम सिर्फ नियम के बारे में देख रहे हैं। फिर बेल्फोर का नियम। बेल्फोर नियम यानी बेल्फोर क्या कह रहे हैं कि रेट ऑफ क्लीवेज इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अमाउंट ऑफ योग, यानी विदलन की दर किसके समानुपाती होती है? 1/, पीतक की मात्रा के समानुपाती होती है। ये कौन कह रहा है? बेल्फोर कह रहे हैं। बेल्फोर का नियम कहता है कि इस नियम के अकॉर्डिंग विदलन की दर यानी रेट ऑफ क्लीवेज, यहाँ लिखा है रेट ऑफ क्लीवेज, विदलन की दर अंडे में उपस्थित पीतक के परिमाण की व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि अंडे की दर पीतक की मात्रा की या परिमाण के, यानी अमाउंट ऑफ योग के क्या होगी? विपरीत होगी। कि अगर पीतक की मात्रा ज़्यादा है तो विदलन की दर कम होगी, और पीतक की मात्रा कम है तो विदलन की दर ज़्यादा होगी।
सीधी सी बात है कि जो इसके छोटे छोटे खंड बनते हैं जिन्हें माइक्रोमीयर्स कहते हैं, वो जल्दी जल्दी विभाजित होंगे, और बड़े बड़े खंड जो हैं मैक्रोमीयर्स, वो धीरे धीरे डिवाइड होते हैं। क्योंकि एक्टिव पोल में क्या होता है, यानी जहाँ माइक्रोमीयर्स होते हैं वहाँ विदलन की पीतक की मात्रा कम होती है, यहाँ पर योग की मात्रा कम है। सपोज यहाँ पर भी हम देखें इस वाले में, ये हो गया एक्टिव पोल और ये हो गया वेजिटल पोल। तो अगर किसी एग में पीतक की मात्रा वेजिटल पोल पर ज़्यादा रहती है, यहाँ पर मैक्रोमीयर्स होते हैं, बड़े बड़े में मैक्रोमीयर्स होते हैं, और यहाँ पर छोटे 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 माइक्रोमीयर्स होते हैं। ये सब ब्लास्टोमीयर कहे जाते हैं संयुक्त रूप से। तो इनमें योग की मात्रा यहाँ कम है और यहाँ पर योग की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो क्लीवेज जो शुरू होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर तो बहुत जल्दी जल्दी होगा लेकिन यहाँ पर कम होगा। तो विदलन की दर यानी रेट ऑफ क्लीवेज किसके रेसिप्रोकल होगी, या हम कहेंगे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पीतक की मात्रा के। जहाँ पीतक की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पर इसकी रेट कम होगी, जहाँ पीतक की मात्रा कम है वहाँ विदलन की दर तेज होगी। यहाँ विदलन फटाफट से और तेजी से होगा। ये कौन कह रहा है, ये बेल्फोर कह रहे हैं। अब हम देखेंगे प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, विदलन के तल के बारे में पढ़ते हैं। विदलन के तल सबसे पहले है मेरीडोनियल प्लेन। इसको रेखांशिक प्लेन भी कहते हैं। मेरीडोनियल यानी इफ क्लीवेज फरो बाइसेक्ट बोथ द पोल्स थ्रू पोलर एक्सिस, यानी कि रेखांशिक में क्या होगा, ये एनिमल पोल, ये वेजिटल पोल, और यहाँ पर पूरा के पूरा एम्ब्रियो है, इसको दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसको ये पूरा तल इसको इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। इसको क्या कहेंगे, मेरीडोनियल क्लीवेज हम कहेंगे। रेखांशिक विदलन कहते हैं। किस किस में होता है, एम्फियोक्सिस में, मेढक में, लेपिडोस्टियस में, इन सब में कौन सा पाया जाता है, मेरीडोनियल क्लीवेज पाया जाता है। फिर हम देखते हैं वर्टिकल प्लेन यानी उदग्र यानी क्या होता है कि सीधा। इस तरह का क्लीवेज यानी कि इफ क्लीवेज फॉर अ बाइसेक्ट एनिमल पोल टू वेजिटल पोल बट नॉट थ्रू मीडियन एक्सिस अपीयर वन ऑन वन साइड, यानी क्या कह रहा है कि सेक्शन कटिंग तो होगी, यानी जब विदलन का तल या जब विदलन तल में विदलन खांच जो बनी, ये ग्रूव बना, ये कैसी बनेगी, सक्रिय ध्रुव से अल्पक्रिय ध्रुव की ओर तो जा रही है लेकिन ध्रुवीय अक्ष से ना गुजरे, यानी कि सेंटर से नहीं आ रही। ये एक्सिस है, इस एक्सिस से ना गुजर कर ये कहाँ से कट रहा है, ये यहाँ से कट रहा है। एक्सिस से ना कटकर कहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा। इसको छोड़कर दोनों तलों से कट जाएगा। तो ये क्या कहा जाता है, वर्टिकल कहा जाता है। इस तरह से सेक्शन कटिंग हो जाएगी या विदलन का तल बन जाएगा, इसे हम कहते हैं वर्टिकल प्लेन। और मेरीडोनियल में कहाँ क्या था, जब क्लीवेज फरो बनी, ये क्लीवेज फरो बनी, ये कहाँ से बनेगी, इस ध्रुवीय अक्ष से, यानी कि ये जो पोलर एक्सिस है, दोनों पोलर एक्सिस को काटती हुई गुजरती है और दोनों को इक्वली द्विविभाजित करे, बाइसेक्ट करे। ऐसे तल को हम क्या कहते हैं, मेरीडोनियल क्लीवेज कहते हैं। एक उदाहरण हमने देखा, एम्फियोक्सिस है, फ्रॉग है, लेपिडोस्टियस है, ये तीनों इसके एग्जाम्पल है। और यहाँ वर्टिकल के एग्जाम्पल देखें तो एमिया है और लेपिडोस्टियस है और चिक में हम देखते हैं। क्या कह रहे हैं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल की ओर तो गुजर रही है तल, यानी प्लेन, क्लीवेज का प्लेन, लेकिन इसको बाइसेक्ट भी कर रही है दो पार्ट में, लेकिन क्या कर रही है, इक्वली नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगी, इक्वली पार्टीशन नहीं कर पाएगी और एक्सिस से नहीं गुजरेगी। इस सीधे तल से ये नहीं गुजरती है। ये क्या कहा जाता है, उदग्र या वर्टिकल प्लेन कहा जाता है। फिर हम देखते हैं इक्वेटोरियल प्लेन या विषुवतीय क्लीवेज। इफ क्लीवेज फरो बाइसेक्ट एग एट राइट एंगल टू मीडियन एक्सिस एंड हाफ वे बिटवीन, यानी क्या कह रहा है, विषुवतीय यानी कि जब विदलन की खांच या विदलन की फरो ध्रुवीय अक्ष पर समकोण हो, यानी ध्रुवीय अक्ष पर क्या हो, समकोण हो। ये तो ध्रुवीय अक्ष यानी कि ये वाला एक्सिस हो गया। इस ध्रुवीय अक्ष पर क्या है, समकोण, यानी क्लीवेज कैसा हो रहा है, इस तरह से हो रहा है और बीच से हो, कांच के बीच में से डिवाइड हो। तो ध्रुवीय अक्ष को समान दो भागों में विभाजित तो कर रहा है, लेकिन विदलन को विषुवतीय विदलन यानी कि
ये वाला जो प्लेन है ये इस पूरे प्लेन को या एम्ब्रियो को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है इक्वली, लेकिन इसको इसके समकोण पर जा रहा है। किसके समकोण पर? ध्रुवीय अक्ष से नहीं गुजर रहा, इसके समकोण पर जा रहा है। तो ये इस तरह से भी हो सकता है, ये इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा सीधा नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा? इक्वेटोरियल, यानी कि सेंटर से गुजर रहा है, लेकिन सेंटर के लॉन्ग एक्सिस से यानी कि ध्रुवीय अक्ष से 90 डिग्री के कोण पर सीधा सीधा कटर हो रहा है। हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा, लेकिन किस वे में? विषुवतीय तल पर या इक्वेटोरियल प्लेन पर। अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन। लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन क्या होते हैं? देखो, इफ क्लीवेज फरो कट्स द एग एट राइट एंगल टू द median axis but pass either both and below of इक्वेटोरियल ऑफ द एग। यानी ये क्या कह रहे हैं? ये हो गया एनिमल पोल, ये हो गया वेजिटल पोल, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम? अक्षांशीय विदलन भी कहते हैं। इफ क्लीवेज फरो कट्स द एग एट राइट एंगल टू द मेडियन, यानी कि राइट एंगल तो ले रहा है, यानी मध्य अक्ष से राइट एंगल ले रहा है, बट पासेस इधर अबव और बिलो इक्वेटोरियल एग, यानी इक्वेटोरियल यानी विषुवतीय तल से थोड़ा ऊपर, विषुवतीय तल से थोड़ा नीचे हो सकता है। इस तरह से ये जो फरो बनेंगे वो क्या कहे जाएंगे? लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन कहे जाएंगे। ए एक्सिस, ये इसको तो हम एक्सिस कहते हैं। एक्सिस के 90 डिग्री एंगल पर, यानी मीडियन, यानी ये विषुवतीय हो गया। विषुवतीय के ऊपर और विषुवतीय के नीचे से जो प्लेन बन रहे हैं वो क्या कहे जाएंगे? लॉन्गिट्यूडिनल कहे जाएंगे। तो ये चारों पैटर्न हमने देख लिए। मेरिडोनियल में क्या हो रहा था? एक्सिस के लंबवत, एक्सिस के साथ ही एक हो रहा था, फरो बन रही थी, सेक्शन बट रहे थे दो पार्ट में। फिर वर्टिकल में एक्सिस को छोड़कर साइड के दो पार्ट में फरो बन रही हैं। फिर इक्वेटोरियल में इक्वेटोरियल प्लेन बन रहा है, और लॉन्गिट्यूडिनल में इक्वेटोरियल के ऊपर और नीचे यहाँ पर दोनों प्लेन बन रहे हैं। तो ये क्या है? क्लीवेज का हमने क्या देखा? चार तो लो देख लिए और चार हमने देख लिए प्लेन्स देख लिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्लीवेज, यानी विदलन के प्रकार। विदलन के प्रकार के आधार पर देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विदलन के प्रकार जंतु में अलग अलग समूह में अलग अलग होता है, यानी हर एनिमल में अलग अलग पैटर्न्स चलेंगे। सबसे पहले तो हम देखें कि ये यौक की मात्रा पर डिपेंड करता है, यानी यौक की डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करेगा, और समसूत्र विभाजन में जो स्पिंडल फाइबर जो ओरिजिनेट हो रहे हैं उसके उद्गम पर भी निर्भर करता है। तो देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले हम देखते हैं होलोब्लास्टिक या पूर्णभंजी विदलन, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्या होता है? होलो यानी कंप्लीट, और यानी ब्लास्टिक यानी ये जो ब्लास्टोमियर है उसे कंप्लीटली अगर दो पार्ट में डिवाइड करें, यानी एंटायर एग क्या कह रहा है? डिवाइड हो रहा है। एंटायर एग डिवाइड हो रहा है किसमें? ब्लास्टोमियर्स की साइज तो इक्वल रहती है या अनइक्वल, दो तरह से हो सकता है। देखो, एक तो बड़े बड़े ब्लास्टोमियर होते हैं उन्हें मैक्रोमियर्स कहते हैं, और छोटे छोटे को माइक्रोमियर्स कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो ब्लास्टुला डिवाइड होता है ये दो तरह से होता है। इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, इक्वल होलोब्लास्टिक और अनइक्वल होलोब्लास्टिक, इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अभी हमने क्या समझा कि पूर्णभंजी या होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है? कि इस प्रकार के विदलन में जो विदलन फरो बनी, ये विदलन फरो बन रही है जाइगोट को या ब्लास्टोमियर को क्या करेगी, या ब्लास्टुला को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, यानी डॉटर सेल्स को डैमेज किए बिना ही क्या करेंगे? इन्हें अलग अलग किया जा सकता है। और इस प्रकार की क्लीवेज में हम जाइगोट कंप्लीट रूप से एक या दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? कंप्लीट या होलोब्लास्टिक या पूर्ण विदलन हम कहते हैं। इसको भी दो प्रकार में डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने बताया कि इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज और अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। यहाँ पर देख लेते हैं इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है कि अगर समपित किस किस में देखा जाएगा? जिसमें कि जैसे हमने योग पढ़ा था, एग का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग और ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ योग। तो उसमें हमने देखा था कि समपितकी या आइसोलेसिथल, फिर अलेसिथल, फिर माइक्रोलेसिथल जो एग होते हैं उनमें किस तरह का पैटर्न देखा जाएगा? होलोब्लास्टिक इक्वल वाला देखा जाएगा। और एग्जाम्पल है एम्फियोक्सिस। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के विदलन में क्या है?
विदलन के द्वारा बने जितने भी कोरक खंड या ब्लास्टोमियर हैं वो कैसे होंगे, इक्वल शेप के होंगे। समान का मतलब क्या है, इनका जो जितने भी ब्लास्टोमियर बनेंगे क्लीवेज के द्वारा उनका शेप समान रहेगा, आकार समान रहेगा। तो ऐसे एक जिनमें की यौग की मात्रा है तो बिल्कुल नहीं है, या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या बहुत ही कम मात्रा में योग है, तो उनके लिए कोई बैरियर नहीं है, कोई विरोध करने वाला नहीं है। यानी योग क्या करेगा, विरोध करेगा क्लीवेज का। जहाँ पर योग ज़्यादा होगा वहाँ क्लीवेज हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर तो तीनों में क्या है कि या तो होगा तो समान रूप से वितरित होगा, योग होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, और होगा तो बहुत ही कम मात्रा में होगा। तो यहाँ पर वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए कैसे होंगे, सारे के सारे जो ब्लास्टोमियर है वो इक्वल साइज के बनेंगे। इसलिए इसे क्या कहा है, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहा है। उदाहरण हम याद रखेंगे एम्फिओक्सिस, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और ये मेढक का तो या फ्रॉग का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। इक्वल और अनइक्वल में तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन में दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर इक्वल होलोब्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है, अपने पास एम्फिओक्सिस है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। यानी आइसोलेसिथल, एल-एसिथल और माइक्रोलेसिथल, इन तीनों जितने भी ये यॉक वाले एग होते हैं, और इन एग में कैसा क्लीवेज पाया जाएगा, होलोब्लास्टिक, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाएगा। फिर हम देखते हैं अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इस प्रकार का जो क्लीवेज है वो मेसोलेसिथल एग, मध्य पीतकी और गोलार्ध पीतकी यानी टीलोलेसिथल एग है। ये हमने देखा था लास्ट वाले वीडियो में। इसके पहले जो एक वाला बताया था उसमें डिस्ट्रीब्यूशन और योग की मात्रा के आधार पर अंडे के प्रकार बताए थे, उसमें बता रखा है कि मध्य पीतकी या मेसोलेसिथल जो एग पाए जाते हैं जिन एनिमल्स में, और गोलार्ध पीतकी अंडे जिनमें पाए जाते हैं जैसे कि मेढक और मछलियां, इनमें क्या होगा, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। क्यों अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, मतलब इनमें जो ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं वो दो तरह के बनेंगे, एक तो मैक्रोमियर बनेंगे और एक माइक्रोमियर बनेंगे, यानी लघु कोरक भी बनेंगे और दीर्घ कोरक भी बनेंगे। ये क्यों बनेंगे, क्योंकि इनमें पीतक की मात्रा ज़्यादा होगी, दोनों में, मेसोलेसिथल में भी ज़्यादा होगी और मछलियों में भी पीतक की मात्रा ज़्यादा होगी इनके कंपैरिजन में। तो जहाँ पीतक की मात्रा ज़्यादा आ रही है वो क्या करेगा, यॉक उस क्लीवेज प्लेन को पूरी तरह से कंप्लीटली होने नहीं देगा। तो कुछ कुछ सेल्स तो क्या बनेंगी, छोटी छोटी बन जाएंगी, और कुछ सेल्स क्या हो जाएंगी, बड़ी बड़ी बन जाएंगी। तो इनको तो मैक्रोमियर्स कहेंगे, और इन छोटे छोटे सेल्स को क्या कहेंगे, माइक्रोमियर्स बनेंगे कहेंगे। तो ये किस में बनेंगी, ये मेढक में और मछलियों में, जिनमें मेसोलेसिथल एग पाए जाते हैं और गोलार्ध पितकी या टीलोलेसिथल एग पाए जाते हैं। इनमें क्या बनेगा, असमान पूर्णभंजी, यानी इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज तो होगा लेकिन अनइक्वल वाले ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, कहीं बड़े जिनको मैक्रो कहा, कहीं छोटे जिनको माइक्रो कहा। अब ये अपने पैटर्न तो देख लिया, होलोब्लास्टिक है, फिर इसके भी पैटर्न देख लिए कि इक्वल है और अनइक्वल है। अब हम देखते हैं सिमेट्री के बेस पर। सिमेट्री के बेस पर देखें तो बेस ऑन सिमेट्री, विदलन के प्रतिरूप कितने प्रकार हैं अपने पास, 5 प्रकार हैं। विदलन के कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। पहले हम देखते हैं रेडियल क्लीवेज यानी अरीय विदलन। तो इसका इसका हम ना हमारे पास आधार क्या है विदलन को पढ़ने का, सिमेट्री या सममिति। सबसे पहले रेडियल क्लीवेज देखते हैं। ये जो पहला सेक्शन होट कट हुआ ये मेरिडोनियल फर्स्ट कहा, इसको सेकेंड मेरिडोनियल कहा। 4 कोशिकाएं बनी, पहले विभाजन से 2 कोशिकाएं बनी, दूसरे विभाजन से 4 कोशिकाएं बनी, और तीसरे से ये लॉन्गिट्यूडिनल हुआ, यानी कि इस तरह से ये। तो ये कैसे बन रही हैं, इक्वल बन रही हैं, और इनमें अरीय विदलन हो रहा है। कैसा विदलन हो रहा है, अरीय, रेडियल क्लीवेज हो रहा है। इस जाइगोट या ब्लास्टोमियर में या ब्लास्टुला में कैसा विदलन हो रहा है, अरीय विदलन हो रहा है। तो सम्मिति के आधार पर हमने पहला देखा अरीय विदलन। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड, अपने पास है बायलेटरल क्लीवेज, द्विपार्श्व सम्मिति। पहला तो रेडियल सम्मिति देख ली, अभी हम देखते हैं द्विपार्श्व सम्मिति, बायलैटरल देखते हैं पहले।
इनमें क्या होगा, द्विपार्श्व सममिति यानी ब्लास्टोमियर्स आर बायलैटरली अरेंज्ड अराउंड द एक्सिस ऑफ एग, यानी एग के बायलैटरली यानी द्विपार्श्वीय सममित होंगे अक्ष के, यानी इस प्रकार के विदलन में द्विपार्श्व सममिति विदलन होगा। जैसे कि उदाहरण देखें तो एसिडियंस में देखे हैं, एसिडियंस यानी ट्यूनिकेट्स में, और सिफेलो अगर पोडा में, मोलस्का के सिफेलोकॉर्डा में, और इसके अलावा सभी कॉर्डेट्स में, यानी कि सारे के सारे कॉर्डेट्स में किस तरह का प्लेन पाया जाता है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। द्विपार्श्व सममिति प्रतिरूप या पैटर्न, इस विदलन के पैटर्न में अरी विदलन का ही मॉडिफिकेशन है। इसको हम कह सकते हैं कि जो हमने अरी पढ़ा था उसी का मॉडिफिकेशन या रूपांतरण क्या है, बायलैटरल सिमेट्री या क्लीवेज। इस प्रकार के विदलन में युग्मनज या जाइगोट है वो दो प्रकार के कोरक खंडों का निर्माण करता है, यानी दो प्रकार के यहाँ पर कोरक खंड बनेंगे। कैसे, छोटे कोरक खंड को माइक्रोमियर कहते हैं और बड़े कोरक खंडों को हम क्या कहते हैं, मैक्रोमियर्स कहते हैं। जो माइक्रोमियर्स हैं वो तो एक्टिव पॉल की ओर जाएंगे और छोटे हैं वो वेजिटल पॉल की ओर जाएंगे, यानी माइक्रोमियर्स हैं वो कहाँ जाएंगे, छोटे खंड माइक्रोमियर्स है वो एक्टिव पोल की ओर यानी सक्रिय ध्रुव की ओर जाएंगे, और बड़े बड़े खंड हैं वो वेजिटल पॉल की ओर यानी अक्रिय ध्रुव की ओर गति करेंगे। तो इस प्रकार का जो एम्ब्रियो है वो प्रारंभिक अवस्था में कैसा दिखता है, बायलैटरल सिमेट्री होती है इसकी जो सिमेट्री कैसी होती है, यानी सेक्शन जो है वो किस समिति में कटेंगे, बायलैटरल समिति में कटेंगे। यानी ब्लास्टोमियर्स आर बायलैटरली अरेंज्ड अराउंड द एक्सिस ऑफ एग, यानी अक्ष के किस तरह से अरेंज्ड रहेंगे, बायलैटरली अरेंज्ड रहेंगे। इनमें जो सेगमेंटेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, मैक्रो और माइक्रो दोनों बन रहे हैं। तो माइक्रो तो जाएंगे एक्टिव पोल की ओर और मैक्रो जाएंगे वेजिटल पोल की ओर बनेंगे। तो हमेशा फिक्स रहेगा क्योंकि यहाँ पर वेजिटल पोल पर क्या रहेगा, जिनमें योग की मात्रा ज़्यादा होती है उनमें मैक्रो